नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कांग्रेस नेता। ये कल तक कांग्रेस नेता थे और आज पूर्व कांग्रेस नेता हो चुके हैं। कल शाम के बाद कांग्रेस पार्टी ने इन्हें निष्कासित किया है। इंडिया गठबंधन के तहत आरएलपी का जब गठबंधन हुआ हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ नागौर में, तो इनको लगा कि नागौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस के मूल कार्यकर्ताओं की हानि हो रही है इस गठबंधन से। ये गठबंधन उचित नहीं था, इसके कारण इसके पक्ष में नहीं थे। उसके बाद पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आप हनुमान बेनीवाल के साथ रहिए। उसी उदासीनता को देखते हुए इनके साथ ये व्यवहार हुआ कि पार्टी ने निष्कासित किया। हमारे साथ एक ऐसी फैमिली क्लैन, एक मिर्धा फैमिली नागौर की राजनीति में जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, उसी मिर्धा परिवार के हम वारिस कहें या आज की पीढ़ी के पॉलिटिशियन कहें, युवा पॉलिटिशियन तेजपाल मिर्धा हमारे साथ हैं। कुचेरा से 2 बार के चेयरमैन हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं खिंवसर विधानसभा से। हनुमान बेनीवाल के सामने इन्होंने इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजपाल जी, नमस्कार। धन्यवाद जितेंद्र जी, नमस्कार। आपको कल पार्टी ने निष्कासित किया, किसी से छुपा नहीं है। ये एक बहुत ही नागौर की राजनीति में देखा जाए गठबंधन के बाद जिस तरह से पार्टी में विरोध के स्वर मुखर हुए हैं। पहले गठबंधन से पूर्व में ही रिचपाल मिर्धा ने हो या बहुत से नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद कल आपको निष्कासित किया गया। क्या लग रहा है ये किस राह में कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स जा रही है? ये गठबंधन किस हद तक नागौर की राजनीति को इन्फ्लुएंस करेगा या इफेक्ट करेगा? जितेंद्र जी देखिए, नागौर एक ऐसा जिला है जहाँ पे कांग्रेस हमेशा से सबसे ज़्यादा मजबूत रही है। आज़ादी के बाद अगर आप देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे कांग्रेस को ये गठबंधन करना पड़ा। 1978 के अगर चुनाव देखें तो एकमात्र कांग्रेस की सीट थी, नाथूराम जी मिर्जा यहाँ से जीते थे और उस टाइम BBC न्यूज़ में उनका नाम आया था, बाकायदा न्यूज़ चैनल में उनका नाम बोला गया था। नॉर्थ इंडिया में एकमात्र सीट जीतती है, वो भी कांग्रेस की। और ये जो गठबंधन हुआ है इसमें ना तो किसी प्रत्याशी से पूछा गया, ना जो 4 MLA जीते हुए उनसे पूछा गया, और ये एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर से थोपा गया जबरदस्ती गठबंधन है जो ओवरऑल कांग्रेस को यहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा। आज अगर आप देखें तो जो आरएलपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हराने का काम किया है। चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे MLA के चुनाव हो, वो सिर्फ उनको किस तरीके से हरा सकते हैं उन पे काम किया है। और आज पार्टी ने उन्हीं के साथ अगर गठबंधन कर लिया तो ये कांग्रेस की जो जड़ें हैं, जो मूल कार्यकर्ता है, उनको खत्म करने का काम हो रहा है। और चाहे हार हो चाहे जीत हो, जीत के तो खैर आज की तारीख में यहाँ पे कोई हालात लग नहीं रहे कि भाई किसी भी स्थिति में यहाँ पे आरएलपी जीत सकती है। हारते ही सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा भूंडका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर ही फोड़ने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस ने ये स्टेप लिया है वो एकदम गलत है और कांग्रेस को खत्म करने वाला है। ये चीज जैसा कि आपने कहा कांग्रेस को खत्म करने वाला, ये गलत डिसीजन जो ऊपर से थोपा गया हो, किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन प्रदेश स्तर का ऐसा नेता है जिसके कारण ये गठबंधन हुआ? और क्या आपने अपनी बात कहीं पहुंचाने का प्रयास किया कि इस गठबंधन से पार्टी को नुकसान है? देखिए, ये जितने भी यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने सब ने बताई है ऊपर बात। और यहाँ पे आपको अगर पता हो तो मात्र 2000 से ये आरएलपी जीती थी और ये हारते हारते बचे थे। यहाँ अगर पहले टिकट डिक्लेयर हो जाता कांग्रेस का तो 100% इनकी हार होती। और जो ऊपर का आप पूछ रहे हैं तो मैं किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट इनकी राजनीति को जिंदा रखने के लिए कि भाई कैसे ही करके यहाँ पे ये हनुमान की ये राजनीति चलती रहे, इसलिए ये गठबंधन किया गया। और इससे कांग्रेस को 1% भी फायदा नहीं है। अगर टोटल वोट शेयर भी देखें तो कांग्रेस का ज़्यादा था और आप ऐसे व्यक्ति को वापस आप जिता रहे हो, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो जो गठबंधन कर रहे हो, जिसने हमेशा कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। अब आगे का आपका क्या प्लान है? आपने कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे जैसा अन्य नेताओं ने किया या कोई और प्लान है? जितेंद्र जी, मैं मेरे से पहले भी पूछा गया था जब ज्योति जी ने, रिचपाल जी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि भाई आज कांग्रेस को मेरी ज़रूरत है, मैं कांग्रेस के साथ रहूँगा। गठबंधन हुआ तब मेरे से पूछा गया कि गठबंधन हुआ है आप साथ आइए, तब मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा भाई आज 2 महीने पहले आपने मेरे को इनके सामने चुनाव लड़वाया, आज आप कह रहे हो साथ में आओ। तो हर इंसान का इतना ज़मीर होता है कि वो इस तरीके से अपने ज़मीर को मार कर किसी के साथ नहीं जा सकता।
तो मैंने उनको स्पष्ट मना किया, मैंने कहा मैं कांग्रेस को कहीं पे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपने घर पे बैठा हूं। फिर भी ये जबरदस्ती स्टेप उठाया गया। आज मैं आपके बिग वाई से वापस सभी को बताना चाहता हूं कि भाई मैं बीजेपी अभी ज्वाइन नहीं करने वाला, और जो आगे स्टेप है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला होगा। पर पार्टी को पता तो चले भाई जनाधार वाले नेता क्या होते हैं, और मैं आपको 12 तारीख को इसका आगे क्या घटनाक्रम होगा उसके लिए मैं आपको इनवाइट भी करूंगा और बाकायदा प्रेस नोट जारी करके आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल हम आएंगे। जब आपको पार्टी से निष्कासित किया गया, भाजपा की तरफ से कोई प्रयास हुए, ज्योति जी द्वारा कोई प्रयास हुए आपको उनके साथ मिलाने के लिए या मदद के लिए? देखिए, आज भाजपा इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है कि वो हर किसी को अप्रोच करते हैं। मेरे पास भी अप्रोच आई थी, मेरे को भी बोला गया था कि भाई आप आइए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और जीत हमारी पक्की है। बट मैं जो मेरे मन में था कि भाई कांग्रेस को आज अगर मैं इस स्थिति में छोड़ूं तो कहीं ना कहीं लोग मेरे पे बोलेंगे भाई ये जीत की तरफ जा रहा है। तो उस टाइम भी मैंने मना किया था और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि भाई मैं बीजेपी की तरफ नहीं जाके, बट ये जो आरएलपी के साथ टाई अप हुआ है इसका जरूर विरोध करूंगा। इनडायरेक्टली आप बीजेपी को जिता रहे हैं तेजपाल मिर्धा। अब वो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जो मेरे वोटर्स है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि भाई आज कांग्रेस का हाथ का निशान ही नहीं है, तो फिर आप वोट किसको दे रहे हो? और ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हो जिसने हमेशा आपको हराने के लिए काम किया। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हरेंद्र मिर्धा हो, पूर्व मंत्री रहे, सचेतक रहे हैं, महेंद्र चौधरी नावा हो, या 2-2 बार के विधायक रहे हो, आप युवा हैं, उन सब में काफी केवल एक आप हैं जिसने ये विरोध किया और बाकी सब ने हथियार डाल दिए, क्या कारण रहा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था और मैं वापस आपको ये कहना चाहूँगा, शतरंज में वजीर और इंसान का ज़मीर जिस दिन मर जाता है वो बाजी हार जाता है। मैं ये बाजी हारा नहीं हूँ। हारा जो ये बोल रहा है कि भाई मतीरों का भारा है, सबको साथ ले जाना, वो हार चुका है। कहीं ना कहीं उसको ये लग गया कि भाई ये साथ नहीं आ रहा तो हम हार जाएंगे। राजनीति में नेता अमूमन अपना जमीर मार के भी जीत की तरफ हो या सत्ता के लोभ में जाते हैं, तो ये मान लिया जाए कि मिर्धाज में अभी भी जमीर जिंदा है। ऑब्वियसली है। आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही मिल जाऊंगा। मेरे को इन्होंने बोला कि भाई आपको हम जैसे जाकिर हुसैन गहसावत जो जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे को 2 बार ही कॉल किया था। दोनों बार मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा आपको या अपनी पार्टी को, कांग्रेस को मैं कहीं नुकसान नहीं करूंगा, बट फिर भी ये जो स्टेप इन्होंने लिया वो गलत है। और रही बात ज़मीर की, तो इतना होने के बाद भी ना तो मैं इनके पास गया। और आपकी जो ताकत होती है नेता की वो हमेशा लोगों से होती है। लोगों ने, जो मेरे लोग हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई अपने को कहीं झुकने की जरूरत नहीं है, अपने पास इतना सामान है कि वापस अपन जीत सकते हैं। क्या लगता है कितना नुकसान होगा इस गठबंधन को आपकी पार्टी छोड़ने से, और किस तरह का जो है चुनावी समीकरण अब बनेगा नागौर की राजनीति में? देखिए, वो तो ज़्यादा ब्रीफ आपको मैं 12 तारीख को कर पाऊंगा। बाकी जो संगठन का ढांचा होता है वो पूरा का पूरा बिखर जाएगा जिस हिसाब से ये घटना हो रही है। आज आप किसी भी एक दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के कहने से आप अगर इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो विश्वास होता है आपके कार्यकर्ताओं में और आपकी जो पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, वो आप अपनी पार्टी के लोगों का विश्वास खत्म कर रहे हैं। बड़े भारी शब्द हैं एक युवा नेता के, जमीर हो या खुददारी हो, राजनीति में ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती आप में हैं। हम शुरुआत में जाएं, ये शुरुआत कहाँ से होती है? तेजपाल मिर्धा एक युवा लड़का, ये राजनीति में शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार तो राजनीतिक रहा, आपके अंदर ये राजनीतिक रुचि कब से आई? देखिए, 2015 के इलेक्शन मैंने फर्स्ट इलेक्शन फाइट किए थे नगर पालिका के। मैं आपके इस बिग वाई से सबको बताना भी चाहूँगा, राजस्थान के अंदर 20 में से हमें उस टाइम टिकट नहीं मिले थे, 11 निर्दलीय सीटें जीती थी हमने, पूरा परिवार साथ में लगा हुआ था और रिकॉर्ड बनाया था राजस्थान में हाईएस्ट निर्दलीय सीटें जीतने का परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो। और निर्दलीय चेयरमैन बना था मैं बिना किसी पार्टी के। उस टाइम कांग्रेस के टिकट पीछे पीछे घूमे थे, इन्होंने बोला था कि आप कांग्रेस का सिंबल ले लो और आप हमारे से चेयरमैन बन जाओ। तब भी मैंने मना किया, मैंने कहा अब ये सिंबल आप अपने पास रखो। और चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों निर्दलीय बने थे। दूसरा 2021 में जब चुनाव हुए दूसरी बार, उस टाइम सीटें बढ़ गई थी, 25 सीट्स हो गई थी। 25 में से 23 सीटें कांग्रेस ने हमें टिकट दिए, 23 सीटें जीती। उस टाइम भी रिकॉर्ड बना राजस्थान में, वो भी 2 रिकॉर्ड फिर बने हैं।
पहला रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन नगरपालिका इलेक्शन, और दूसरा अनअपोज चेयरमैन। दो जो चुनाव लड़े दोनों में रिकॉर्ड बना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा मेरे निकालने से पार्टी को क्या नुकसान है। पार्टी को आप धमकी दे रहे हैं इनडायरेक्टली। किससे आप अपने राजनीति में आइडियल मानते हैं? देखिए, आइडियल अगर देखें तो मैं यहाँ की लोकल राजनीति में नाथूराम जी मिर्धा को आइडियल मानता हूँ। जो उनकी स्ट्रेटजी थी, जो सोच थी किसानों के लिए, जो अपने लोगों के लिए, वो आज से करीब 100 वर्ष आगे की थी। और अपनी लोकल लैंग्वेज में वो इतना तरीके से समझाते थे, चाहे बैंकिंग रिफॉर्म हो, चाहे एग्रीकल्चर में जो नई हरित क्रांति आई उसका बताना हो, या कोई भी नई टेक्नोलॉजी को वो लोगों को अपनी भाषा में देसी तरीके से बताते थे, लोग उनकी बात भी मानते थे। उनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ। उन्होंने एजुकेशन के लिए सूरजमल शिक्षण संस्था बनाई, बीकानेर में कॉलेज जो जाट हॉस्टल है वो उसका फॉर्म किया। अलग अलग जगह जिस चीज़ की उस टाइम ज़रूरत थी वो सबसे पहले फोकस किया कि भाई आज अपने समाज के या हर वर्ग, हर समाज के जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में पीछे रह रही है। तो जो फोकस था उन्होंने पूरा एजुकेशन पे लगाया। उसके बाद में किसानों का आमदनी कैसे बढ़ सकती है, जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने सीधे सीधे जो उपज आ रही थी उसके भाव बढ़ा दिए थे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को सीधा फायदा, बेनिफिट पहुंचाने वाले चीज़ें थी। और जो राजनीति में सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, जो ज़मीन अपन जोतते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड, पहले ये हुआ था कि आपके नाम नहीं थी, आप सिर्फ उस पर जोत रहे थे, और सुबह आप उठे और उन्होंने रिफॉर्म बना के वो जो जोत रहा था वही उसका मालिक बन गया। ये नाथूराम जी मिर्धा की देन थी। और ये अदर स्टेट्स में आप देखें तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बिहार में आप देख लीजिए, पूरे बिहार की ज़मीन मात्र 3000 लोगों के पास है। और अपने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? आज हर कोई, खासकर युवा बोलते हैं कि भाई, कोई बोलता है मेरे पास 50 बीघा ज़मीन है, कोई बोलता है 100 बीघा है, कोई कहता है 200 बीघा है। ये देन किसकी है वो आपको भूलना नहीं चाहिए। बहुत डीप स्टडी और नॉलेज है आपका। एक विजनरी पॉलिटिशियन जैसा होना चाहिए, वो सारी बातें हमने जानी। आपने अपने फैमिली ट्री में जो जो डेवलपमेंट्स हुए पॉलिटिक्स में वो बताए। आप अपना विजन बताइए। एक युवा नेता अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखता है अगर प्लेटफॉर्म मिलता है? क्या विजन आपका नागौर के लोगों के लिए है? 2 बार आप चेयरमैन रहे हैं, कैसे आपके कामकाज रहे हैं? देखिए, नागौर का अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एम्प्लॉयमेंट की है। युवा खूब ऐसे बच्चे बैठे हैं, हर गांव के अंदर 80% बच्चे बिना रोजगार के बैठे हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, अगर आप देखें तो 4 सीमेंट प्लांट्स आ रहे हैं। ओवरऑल अगर रिसोर्सेज देखा जाए तो किसी भी बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, रोजगार के लिए, जॉब के लिए यहाँ पे उपलब्ध करवा सकते हैं। बट यहाँ के अभी जो जीते हुए नेता थे उनका किसी का ना तो ये विजन है, ना इतनी सोच है कि भाई जो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं जयकारे लगाते हुए, उनका मैं भला कैसे कर सकूं। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहले भी मैंने दिया था, मैं आपके इसमें वापस बताना चाहूँगा। बिग बाई में अंबुजा के अंदर 15,000 कर्मचारी काम करते हैं, बट जितेंद्र जी अपने जिले का एक भी बच्चा काम नहीं कर रहा वहाँ पे। नागौर जिले का एक भी बच्चा काम नहीं कर रहा। इन्होंने जो पॉलिसीज है वो ऐसी बना रखी है, वो पूरे के पूरे बच्चे बाहर से लेके आए हैं। जो भी रोजगार मिल रहा है वो बाहर के बच्चों को मिल रहा है। खनन अपने यहाँ पे होता है, पानी अपने यहाँ का काम में लेते हैं, हवा अपने यहाँ की खराब करता है, बट रोजगार कहाँ दे रहे हैं? बाहर के लोगों को। तो ये होता है विजन जो होता है, ये जो सोच होती है वो पॉलिटिशियन में होती है। यहाँ के आपके जो नेता है वो पॉलिसीज बनाते हैं, विधानसभा में बनाते हैं, लोकसभा में बनाते हैं कि भाई आने वाले यहाँ पे रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध करवाएं। नागौर के अंदर मिनरल का सबसे बड़ा बेड है, लाइमस्टोन का A ग्रेड लाइमस्टोन पूरे इंडिया में सबसे अच्छा यहाँ खिंवसर और नागौर बेड में निकलता है। उसके अलावा चाइना क्ले अगर आप देखें तो यहाँ निकलती है। कमी अगर है तो सिर्फ पानी की है। तो ये आप जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर जो भी जीतता है या मैं आगे जाके अगर मेरे को मौका मिलता है तो मेरा फोकस सबसे पहले बच्चों का, जो युवा साथी है उनके रोजगार का, दूसरा एजुकेशन सिस्टम को रोबस्ट बनाने का, अच्छा करने का, तीसरा पानी का। ये 3 अगर यहाँ पे मुद्दे समाधान हो जाते हैं तो जो युवा पीछे पीछे घूमते हैं पॉलिटिशियंस के, उनको पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इतनी विजनरी सोच और इतनी चीजें आपने सोच रखी है, शायद कांग्रेस पार्टी के कोई नेता अगर ये इंटरव्यू देखें तो वो सोचेंगे कि क्या खोया क्या पाया। आप मिर्धा परिवार के बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या चल रहा है मिर्धा फैमिली में? कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, आमने सामने है कुछ प्लेटफॉर्म से, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर, क्या अंदर खाने सब एक हैं? लोगों को जानना है ये चीज। परिवार के लोग कुछ इधर है कुछ उधर है, कभी लोग समझते हैं कि सरकार किसी की भी आए, मिर्धा फैमिली इज ऑलवेज इन सम फेवर। तो देखिए, अभी मैंने आप जब बैठे थे फैमिली ट्री भी बताया था जी। ज्योति जी हैं, मेरे कज़न हैं, रिचपाल जी हैं, ताऊ जी हैं, मेरे एक बड़े ब्रदर हैं चंद्र प्रकाश जी, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो अपना बिजनेस करते हैं। आज सगे भाई बहन, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे अजय किल्लक हैं और बिंदु चौधरी हैं, एक भाई बीजेपी में एक कांग्रेस में है, तो ये हर परिवार में चलता है। और पार्टी एक विचारधारा से बनती है। जैसे ज्योति जी हैं, रिचपाल जी हैं, उनकी विचारधारा उनसे मेल खाई तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। मेरे को लगा कि नहीं भाई, मेरी अभी विचारधारा वैसी नहीं है और कांग्रेस को मेरी जरूरत है, मेरे को भी कांग्रेस की कहीं ना कहीं जरूरत थी। विचारधारा की मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, बात आई। रिचपाल जी का आपने जिक्र किया, ज्योति जी का आपने जिक्र किया, आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं ये सिर्फ विचारधारा का खेल है या ईडी का इसमें कोई रोल है? देखिए, ऐसे ये सिर्फ बातें कहने की होती है। आज ईडी का आप देखें या कोई सीबीआई का कहता है, कोई ईडी का कहता है, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, आप बच नहीं सकते। ईडी अगर आपने कोई फ्रॉड किया है तो आज नहीं तो कल आप फंसोगे। और मेरे को नहीं लगता किसी का भी या कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन ऐसा है कि चाहे आप रिचपाल जी का लें या ज्योति जी का लें, कोई वो अमल डोडों का तो काम करते नहीं। जो इनके बिजनेस है वो आपके सामने है, जो आईटीआर भरा जाता है वो आपके सामने है। तो ये फालतू की बातें हैं और मिसलीडिंग है कि भाई जनता को किस तरीके से मुद्दे से भटका के और ऐसी चीज़ों में लगा दें कि भाई वो सोचते रहे हाँ ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। भतीजा चाचा को, ताऊ जी को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब सब कुछ ठीक है फैमिली में। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा और आज मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये पार्टी विचारधारा की है। आमने सामने होते हैं तो वो पाले अलग हैं, वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है, मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, ज्योति जी बीजेपी से थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया मेरे को हराने के लिए, अपने जो कैंडिडेट थे बीजेपी के उनको जिताने के लिए। मैं कांग्रेस में था तो मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि भाई मैं जीतूं। और आज पार्टी अगर अलग है तो पार्टी के साथ हैं हम, और फैमिली के अंदर ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है कि भाई मैं उनके लिए कोई गलत बोलूं या वो मेरे लिए कोई गलत बोलें। ये हनुमान बेनीवाल की शुरुआत कहाँ से हुई? क्यों वो चाहते हैं मिर्धा परिवार के लोग नागौर की राजनीति में बेरोजगार हो जाएं? देखिए, जो उनकी सोच है, उनकी ये सोच है कि कोई भी ग्राउंड का जाट लीडर यहाँ पे बचे ही नहीं, जो असंभव है। आज 2008 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, उसके बाद में कंटिन्यू चुनाव लड़ते आ रहे हैं। मिर्जा उससे पहले भी थे, आज़ादी के टाइम से हैं, और जो काम मैंने आपको बताया वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बस हैं। और लोगों के जुड़ाव और लोगों का काम करना, जो मिर्जाओं का काम करना है, उसीलिए लोग वापस जिता भी रहे हैं और कोई ना कोई मिर्जा आ ही रहा है। अभी हरिंदर जी हैं और अब वापस ज्योति जी लड़ रहे हैं, उससे पहले विजयपाल जीता हुआ था, उससे पहले, और मतलब कंटिन्यूअस है। तो ये जो इनके मंसूबे हैं कि भाई मिर्जा खत्म कर देंगे, तो वो तो या तो आप सबको जो पानी की पाइपलाइन आती है उसमें जहर डाल दो तब मरे। उन्हीं में से कुछ मिर्धाज उनके साथ भी हैं। हरिंदर जी हैं, आपके कज़न हैं मनीष जी, आपके ताऊ जी का कहना है कि वो कुछ दे दिया है हनुमान बेनीवाल ने उन्हें, तो उनके पीछे भाग रहे हैं। वही आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है, मनीष जी कह रहे हैं उतरी हुई हांडियां हैं ये सब। देखिए, मनीष जी का और ज्योति जी का भानु प्रकाश जी मिर्ता जो मेरे ताऊ जी हैं और राम प्रकाश जी, इनके साथ में ज़मीन थी। वो कोई डिस्प्यूट 95 का था और अभी उसके मुकदमे और वो भी हुए, तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो टीज जो है वो मनीष चुनाव में निकाल रहा है। जो मैं अपने विचार से ये मानता हूँ कि भाई आप अगर पार्टी के साथ हो तो पार्टी की बात करो, विचारधारा की बात करो। आप अगर पर्सनल किसी के लिए बोलते हो तो वो गलत है। तो मैं इस चीज़ में गलत मानता हूँ कि भाई मनीष ने अगर ऐसा बोला है
तो वो एकदम गलत है। और रही बात अगर वो रिछपाल जी के लिए कहता है कि भाई उतरियोड़ी हांडिया ऐसा कुछ भी, तो आज रिछपाल जी 4 बार एमएलए रहे हुए हैं। नाथूराम जी की लेगेसी जो मेंटेन की रिछपाल जी ने की थी, और पूरे जिले के लोग उनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, जिले के ही नहीं इवन राजस्थान के। तो ऐसे आदमी के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरीके के शब्द यूज़ करना बहुत गलत है। तो मनीष को मैं यही कहना चाहूँगा भाई, आपको पहले ग्राउंड पे जो रियलिटी है, जो नागौर की पॉलिटिक्स है, वो प्रॉपर आप समझो, और उसके बाद में आप किसी के लिए बयान देते हो तब तो वो वाजिब है, लोग भी उस चीज़ को मानेंगे। नहीं तो ऐसे वो जोकर समझते हैं आपको कि भाई आया, कॉमेडी करके चला गया, और कोई आपका इम्पैक्ट नहीं है लोगों के मन पे, लोगों के वोटों को तब्दील करने में। तो उसका, आप जो भी बोलते हो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। हर चीज़ आप जो बोल रहे हो वो आपके लोग और जो आपके वोटर्स हैं उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई इसने ये बोला है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप मंच पे आके कॉमेडी नहीं कर रहे और किसी के लिए बोल रहे हो तो आपके परिवार का है, तो उसको शब्द को हमेशा तोल के बोलना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो? ये तो हो गई राजनीति की बातें। मिर्धा परिवार के बारे में आज की जनरेशन में पहले के दौर से जो चला आ रहा है, लोग जानना चाहेंगे। ये आप शुरुआत कहाँ से हुई स्टडीज, और आपने क्या की? नेता तो आप हैं ही, उसके अलावा युवा नेता तेजपाल मिर्धा के क्या शौक हैं? घूमना, किताबें पढ़ना, जो साधारण एक युवा के शौक होते हैं, क्या वो एक नेता युवा के भी वही शौक? देखिए, मैंने एजुकेशन जो है 4th तक मैं कुचेरा पढ़ा हूँ। 5th मेरी 1 साल यहाँ ग्रामोत्थान में हुई थी नागौर। 6 से 12 तक मैं गोटन जेके की जो स्कूल है, लाला कमलापत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर, वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है और मैं पूरे टाइम हॉस्टल में ही रहा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और 2009 में पास आउट हूँ। नेशनल्स खेला है मैंने बास्केटबॉल में, टेनिस में स्टेट्स खेला है। स्पोर्ट्स कोई सा भी हो, सारे अच्छे आते हैं और अच्छा खेल सकता हूँ। और 2009 से लेके मैंने 2011 तक LNT में जॉब की थी, इंडिया बुल्स में जॉब की थी। और मिर्धास को भी जॉब की जरूरत पड़ गई। देखिए, मिर्धास आप इट्स अ ब्रांड नहीं, वो ब्रांड जो है वो टाटाज, अंबानीज वो हैं। मिर्जा हैं जो आज भी अगर आप देखें तो मेरे फादर भी खेती करते थे, मदर अभी भी खेत संभालते हैं। इसी वजह से तो ब्रांड है जो मारवाड़ की पॉलिटिक्स में। मतलब ब्रांड आप किसको कहते हैं कि जिन्होंने मतलब एक चीज बहुत ज्यादा कमा ली हो। जो हमारी राजनीति कमाई है आपने पूरे नागौर और मारवाड़ के क्षेत्र में, वो कंटिन्यूस स्ट्रगलिंग है। आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले भी स्ट्रगल था और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये आप ब्रांड को मेंटेन करना बहुत भारी है। तो जैसे जॉब का आपने पूछा, तो जॉब हमेशा, आप जैसे इंजीनियरिंग मैंने की थी, तो उसको जब तक आप प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते तो वो आपका पढ़ाया हुआ वर्थ नहीं होता। तो मैंने LNT में जॉब की, उसके बाद मैं बिजनेस में आया। 3-3.5 साल मैंने बिजनेस किया, फिर मैं पॉलिटिक्स में आया 2015 में। किस तरह के रहे हैं आप स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में? आप पॉलिटिकल फैमिली से आए हैं, कदकाठी में भी अच्छे हैं। बदमाश थे या किस नेचर के थे? टीचर परेशान थे या आप? देखिए, मैं स्कूल टाइम में काफ़ी लेबोरियस था। मस्ती के टाइम मस्ती भी करते थे, वैसे बदमाशों में ही नाम आता था कि भाई हाँ, टॉप 5 में अगर हो तो कि हाँ थोड़े बदमाश टाइप के। बट पढ़ाई में कभी भी 70 से नीचे नहीं है। मिनिमम एवरेज जो बैठा है वो 70% से अबव बैठा है, चाहे इंजीनियरिंग हो विदाउट बैकलॉग। मेरे साथ वाले जितने थे सबके कभी ना कभी बैकलॉग लगी है। आपको तो पता होगा वैसे कि इंजीनियरिंग में बिना बैकलॉग के कोई पास नहीं होता। मेरे कभी कोई बैकलॉग नहीं लगी, कभी मैं किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ और एग्रीगेट 75-76 बने और फर्स्ट टाइम मैं जॉब मिली और स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहा। मतलब जिस चीज़ का जो टाइम होता था वो अच्छे से किया। और क्या क्या शौक है? किताबें पढ़ने का, घूमने का, या म्यूजिक है एज सच कोई विशेष? मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जो टाइम होता है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना। जैसे मैं अगर कोई काम पे बैठता हूँ तो मैं उस टाइम पे वो पॉलिटिक्स या फिर बुक्स या घूमने का सब चीज़ छोड़ देता हूँ। और जो शौक का अगर पूछें तो मेरे को जो सबसे अच्छा काम लगता है वो जो लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना। जो अभी ये नेताओं वाला स्टेटमेंट हो गया। अमूमन जो नेता कहते हैं हमें पब्लिक लाइफ में आने के बाद पर्सनल नहीं रहती लाइफ। नहीं, पर्सनल का सच ऐसा कुछ नहीं है। मैं अल्टरनेट डेज कुचेरा रहता हूँ, तो जिस दिन कुचेरा रहता हूँ उस दिन मैं 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक पूरे टाइम लोगों के बीच में उनके ही जो काम है वो कंटिन्यू होता है। फैमिली में कौन कौन है आज?
फैमिली में मदर फादर हैं, वाइफ हैं, 2 किड्स हैं, एक सन है, एक डॉटर है। और उनको कितना टाइम दे पाते हैं सन एंड डॉटर को, किस तरह का कैसा रिलेशन है, ज्यादा कौन लाडला है? पिता का हमेशा डॉटर ही लाडली होती है, तो जो मनस्वी मेरी डॉटर है वो ज़्यादा लाडली है। सन थोड़ा सा एग्रेसिव है। अच्छा, आपकी तरह? मैं देखिए कॉलेज के बाद में जिस दिन पॉलिटिक्स में आया उस दिन से थोड़ा एग्रेशन बहुत कम हो गया है। उससे पहले का थोड़ा जो पास था वो एग्रेशन ज़्यादा था। अभी लोगों के बीच में रह के आप में इतनी मैच्योरनेस आ जाती है कि भाई किस तरीके से लोगों का, क्योंकि जो दुख और दर्द देखते हैं तो उस टाइम आपकी अपने आप एग्रेशन खत्म हो जाता है। तो आज मेरे को 7 साल पॉलिटिक्स में हो गए, तो एक तरीके से जो गुस्सा और एग्रेशन है वो तो खत्म ही हो गया है। मैंने ये कहा आपकी तरह एग्रेशन, ये मेरे शब्द नहीं थे, आपकी पार्टी को ये क्यों लगा एग्रेशन, इस वजह से मैंने ऐसा कहा। खैर, ये सारी चीज़ें, आपका जो स्टडी है, नॉलेज है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब तो ज़रूर आपके पार्टी के नेताओं को लगेगा क्या खोया, क्या पाया हमने, क्या बचा हमारे पास। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपकी? देखिए फ्यूचर प्लान्स, अभी रीसेंट फ्यूचर प्लान्स या आगे के बताऊँ मैं, ये बताइए। कोई ड्रीम कभी किसी सपना रहा हो कि आपके जो परिवार की लेगेसी रही, अपने आप को कहाँ देखते हैं पॉलिटिक्स में? जैसा मैंने आपको बताया कि जो नागौर के युवा है, जो नागौर के लोग हैं, मेरा ये विजन है कि इनको किसी के पीछे नहीं घूमना पड़े। और उसका जो मैंने आपको तरीका बताया कि भाई रोजगार हो, एजुकेशन हो और खेती के लिए पानी हो, ये 3 चीज उपलब्ध करवाने का मेरा मिशन या फिर मेरा विजन या फिर मेरा ड्रीम समझ लीजिए। बहुत अच्छे ड्रीम्स हैं आपके। ये थे हमारे साथ नागौर की राजनीति के एक युवा नेता, मिर्धा परिवार के एक युवा नेता, नागौर के युवा नेता तेजपाल मिर्धा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।